क्या नागा और मिजो जात के लोग अनटचेबल्स हैं? आज दरअसल मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लाने वाला था, पर इंटरनेट पर मुझे एक वीडियो मिली और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बात करना आज ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस वीडियो से मेरा किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल को हर्ट करने का इरादा बिल्कुल नहीं है, पर कुछ चीज़ों पर सही वक्त में सही बात करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। नमस्कार। आपने थंबनेल में जिस शख्स को देखा है, इन्हें आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इनके यूट्यूब, फेसबुक में कई वीडियोस हैं, कई नॉलेजेबल वीडियोस हैं और कई फॉलोवर्स भी हैं। और यही बात आज के इस मुद्दे को और गंभीर कर देती है। अपनी एक वीडियो में इन्होंने कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिससे समाज के एक हिस्से के खिलाफ एक गलत मैसेज जा सकता है। बात यही तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उस समाज से ताल्लुक़ रखता हो, बल्कि इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन से बाकी समाज को भी गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है। आप ये वीडियो देखिए। ये दोनों राज्यों में ना क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। दोनों राज्यों में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। यहाँ ईसाई लोग ज्यादा, यहाँ एक्चुअली क्या था, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते थे। उनको बाकी लोग उनको अजीब नीचा दिखाते रहते थे। बट वहां पे क्या हुआ, उन लोग को समस्या आने लगी और वहां पहुंची ईसाई मिशनरीज। और ईसाई लोग उनको जिन्हें लोग अछूत समझते थे, उन्हें वो टेबल पे बैठा के कांटा चम्मच से खाना खिलाना सिखाया। उन्होंने लगा यार यही सही है। यहाँ पर 90% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन धर्म को अपना ली है। और जहां भी क्रिश्चियनिटी आएगा वहां इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है। समझ में गया? तो मिजोरम और नागालैंड और मिजोरम, इन दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश है। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं, उससे दो चीज़ें मेनली हो सकती हैं। पहली चीज़, उन लोगों को जो खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाहर से हैं, उन्हें लगेगा कि नागा और मिजो लोग सच में अनटचेबल्स हैं, जो इंडियन हिंदू सोसाइटी में हाईली प्रेवलेंट है। और दूसरी चीज़, लोगों को यह भी लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में भी ऊंच नीच की बातें होती हैं, जो बिल्कुल गलत है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहता हूं। मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, कोई हेटरेट नहीं फैलानी है। तो खान सर ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम और नागालैंड के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि वे अछूत थे और समाज के बाकी लोग उन्हें नीचा दिखाते थे। अभी तक आप में से कईयों ने समझ लिया होगा कि यह कथन 100% गलत है, पर ऐसा बिल्कुल संभव है कि कुछ लोगों को, जिन्हें इस बात का इल्म ना हो, उन्हें यह लगे कि शायद अछूत वाली बात सच हो। तो ख़ास उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेगा। साथ ही बाकी सभी, अगर आप जानना चाहते हो कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, इससे क्या नफ़ा नुकसान की बातें हो सकती है और हमारे भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है, तो भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि खान सर ने खास करके दो जनजातियों का नाम लिया है, नागा और मिजो का। हम इन्हीं दो कम्युनिटी की बात को लेकर आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन दोनों कम्युनिटियों के बारे, इन जनजातियों के बारे कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको आराम से पता चल जाएगा कि ऐसी कम्युनिटी कभी अनटचेबल्स हो ही नहीं सकती। तो चलिए पहले आइए मिजोस की बात करते हैं। हम जब भी मिजोरम की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है वो है लिटरेसी रेट का। मिजोरम एक हाईली लिटरेट स्टेट है। रही बात इनकी ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने की, तो ये कुछ इस तरह है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज़्यादातर ट्राइब की तरह मिजोस भी मंगोल रेस के हैं और 1500 AD में वे अभी के म्यांमार से अभी के भारत आए थे। वैसे तो उनका इमाइग्रेशन म्यांमार से इंडिया तक 1800 AD तक चलता रहा उस वक्त, लेकिन क्योंकि देश के लकीरें अलग थी तो वे वही बस गए जहाँ उन्हें ठीक लगा। तब उनके धर्म का बाकी ट्राइब्स की तरह कोई नाम नहीं था। वे एनिमिस्ट थे और नेचर और यहाँ के स्पिरिट्स की पूजा क्या करते थे। इसे लुशा एनिमिज्म कहते हैं। दरअसल मिजो नॉर्थ ईस्ट के बाकी ट्राइब की तरह ही एक वॉरियर ट्राइब है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1840s में मिजो और अंग्रेजों के बीच पहला एनकाउंटर हुआ। एक्चुअली मिजो पालियन ट्राइब ने ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी पर हमला कर दिया था, रेड कर दी थी। आपको याद होगा 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदाबो के बाद म्यांमार भी ब्रिटिश राज्य का, ब्रिटिश स्टेट का हिस्सा बन गया था, जो मिजोलैंड के एकदम करीबी देश है। और इसी कारण मिजोस और ब्रिटिश आमने सामने आने लगे थे। ऊपर से ब्रिटिश असम तक भी पहुंच गया था। जैसे आदिवासी कम्युनिटी में उन दिनों होता था, मिजोस के अंदर ही एक ट्राइब दूसरे से लड़ा करते थे। वजह कोई खास नहीं रहती थी, या तो गुलामी के लिए, या एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर हेड हंटिंग जैसी चीज़ों के लिए। दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर वे अपने गाँव में सजा कर रखते थे। वे अपने में ही उलझे रहते थे। मुझे तो लगता है शायद उनको लगता था दुनिया वही तक है जहाँ वे रहते हैं। बाहरी दुनिया मानो उनके लिए थी ही नहीं।
अंग्रेज और मिजोस के बीच पहला क्लैश 1849 में रिकॉर्ड किया गया। कहते हैं लुसाई ट्राइब ने तादो ट्राइब पर हमला कर उनके कुछ 29 लोगों को मारा और कुछ 42 लोगों को बंदी बनाकर अपने ट्राइब में शामिल कर लिया। बदले में तादो कम्युनिटी में अंग्रेजों की मदद ली और लुसाई ट्राइब पर हमला कर दिया। कुछ 800 लुसाई घर फूंक दिए गए और 400 लुसाई को बंदी बनाया गया। हिस्ट्री में इसे ही द फर्स्ट ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ मिजोस कहते हैं। 1895 में मिजोरम ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया। नॉर्दर्न और साउदर्न मिजो हिल्स लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाने लगा और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी हेड हंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी गई। इसी दौरान यहाँ अंग्रेज़ों के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आने लगे। ब्रिटिश हुकूमत और मिशनरीज की कोशिशों ने इन हेड हंटिंग ट्राइब्स को धीरे धीरे अपने काबू में किया और इन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आने के बाद मिजोरम असम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया था। नागालैंड की अगर हम बात करें तो लोगों के दिलो दिमाग में कुछ भी आने से पहले एनएससीएन और आतंकवादी गतिविधियों की ही बातें आती हैं। ये सच है, यह आतंकवाद है, पर इतना भी नहीं कि यहाँ आप घूमने भी नहीं आ सको। हालांकि मैं वायलेंस और आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर हर घटना की एक वजह होती है और मैं मानता हूँ कि हर समस्या का समाधान भी। जब अंग्रेज नागालैंड आए तो उनका यहाँ स्वागत नहीं हुआ। ट्राइबल्स की सबसे यूनिक ट्रेट रहती है कि वे बाहरी लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर से नगास भी मिजोस की तरह ही एक हेड हंटिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। कबीले में दुश्मनों का सिर सजा कर रखते थे। इतिहास बताता है जब अंग्रेज आए तो 1832 में नगास और अंग्रेज के बीच पहला एनकाउंटर ही एक लड़ाई से हुआ। नगास बहुत जल्दी सब्ड्यू नहीं हुए, यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने हेड हंटिंग प्रैक्टिस पर भी रोक डालनी चाही तो नगास ने, खास करके अंगामी नागा कम्युनिटी ने अपनी गुरिल्ला टेक्टिक से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। हालांकि बाद में बंदूकों और तोपों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन दिनों नगास भी एनिमिस्ट थे। पेड़, जंगल, प्रकृति, स्पिरिट्स, यही उनका विश्वास था। यहाँ भी मिजोरम की तरह ही अंग्रेजी हुकूमत अपने पीछे पीछे क्रिश्चियनिटी को लेकर आ गई थी। जिन जगहों का कभी नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज लेकिन वहाँ पहुँचे और इन ट्राइब्स को एजुकेशन दी, क्योंकि तब किसी और धर्म का यहाँ लोगों को पता नहीं था और बाकी धर्म के लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं थे। तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज के इन ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। मुझे लगता है अगर क्रिश्चियंस यहाँ नहीं पहुँचते तो हो ना हो ये लोग बौद्ध धर्म को ज़रूर अपनाते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ट्रीटी ऑफ यानदाबू के बाद म्यांमार भी ब्रिटिश साम्राज्य का हो गया था और म्यांमार में बौद्ध धर्म प्रचलित है। नगास ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। नगा लड़कों को ब्रिटिश आर्मी में जबरदस्ती सही भर्ती कर इराक और फ्रांस जैसे देशों में भेजा गया। उन फॉरेन सॉइल में अपने देश, अपने घर, अपने लोगों से दूर नगा के अलग अलग उप जनजातियों के जवानों ने एक दूसरे में कई समानताएं पाई। वही इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के करीब आए और वही उन लोगों ने नगा क्लब फॉर्म किया। वापस लौटकर यही फ्रीडम मूवमेंट में नगा की एकता का आधार बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी जब जापानी आर्मी बर्मा के रास्ते इंडिया आना चाहती थी, तब नगा योद्धाओं ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर उनका सामना किया और जापानियों को वापस खदेड़ दिया। फिर बाद में देश की आज़ादी की लड़ाई में भी नगा जनजाति के लोगों का बहुत योगदान है। आपने रानी गाइदिन्ल्यू और हाइपू जतरंग के नाम तो सुने ही होंगे। ये बात तो अब हमें पता चल गई है कि नगा और मिजो कभी किसी के आधीन थे ही नहीं और ना ही उनके समाज में किसी तरह का बंटवारा है। अगर धर्म की बात करें तो ये पहले एनिमिस्ट थे और बाद में ब्रिटिश के आने के बाद क्रिश्चियंस बन गए। ऊपर से इन ट्राइबल्स का बाहरी लोगों से कोई ज़्यादा संपर्क भी नहीं था। ऑफिशियली अपनी स्टेटहुड अटेंड करने से पहले वे असम के हिस्सा ज़रूर थे, पर ऐसा आज भी देख सकते हैं। आप जानिए कि उनके रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, वे ऑफ लाइफ और असम के जनरल पॉपुलेशन के वे ऑफ लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे कभी एक समाज में रहे ही नहीं। ये जो ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत की बातें होती हैं, ये तो हिंदू समाज की बातें हैं, जो मुझे खास करके बहुत बुरा लगता है। तो जब नागा मिजो कभी हिंदू थे ही नहीं तो अछूत कैसे हुए? वो तो ब्रिटिश आर्मी की आधुनिक हथियारों और इन लोगों के भोलेपन ने इन्हें हराया, वरना ये कभी किसी के गुलाम रहते ही नहीं। उल्टा ये अपने बल पर लोगों को गुलाम बनाया करते थे। कभी कोई इनके संपर्क में आ ही नहीं सका जो इन्हें अछूत बुलाते। हेड हंटर्स थे भाई, किसका मजाल था कि इन्हें अछूत बुलाएं।
एक्चुअली अब ऐसी कई बातें हैं जिसे लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे जानना है। यह असीम खूबसूरती है, असीम प्यार है आपको। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे, खास करके मंगोलियत रेस में कुछ कॉमन ट्रेट्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बातों को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं समझते। इनमें सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर आप हर्ट करो तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ज़िद्दी नहीं है पर अड़ जाते हैं। और इस रेस में कुछ खूबसूरत बातें भी हैं, जैसे दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनके समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होती। यहाँ महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, या दहेज प्रथा नहीं है, या बेटियों की हत्या नहीं होती, उन्हें जलाया नहीं जाता। खैर, इनक्वालिटीज़ के कुछ ट्रेट्स में भी डायलूशन तो आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के नौजवान इतने हार्ड वर्किंग नहीं है जितने उनके पूर्वज हुआ करते थे। कुछ इनमें से बहुत अमीर हो गए, करोड़पति हो गए, तो फिजिकली उनमें आलसीपन भी आ गया है। फिजिकली ये अपने बाप दादाओं से बहुत कमज़ोर है। ऊपर से ड्रग्स का मीनेज यहाँ एक दीमक की तरह है जो इनकी क्षमता को खोखला कर रही है। ईसाई धर्म का यहाँ बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा है। एजुकेशन सेक्टर में खास करके इनका बहुत योगदान है। मैं खुद एक डॉन बॉस्को एलुमनस हूँ। इनके आने से कई एग्रेसिव और हेड हंटिंग ट्राइबल ग्रुप्स ने हिंसा छोड़ दी। जहाँ लोग लोकल शराब में डूबे रहते थे, इसके कारण कभी कभी जहाँ मार कटाई तक हो जाती थी, ईसाई धर्म के आने से इन लोगों ने शराब छोड़ दी, मदिरापान छोड़ दिया। आलम यह है कि अरुणाचल प्रदेश के कई इंटीरियर इलाकों में अब राम मुस्की की जगह आपको शादियों में, पार्टियों में पेप्सी परोसा जाएगा। मैं इसे भी बहुत एक पॉजिटिव उपलब्धि मानता हूँ। पर क्योंकि यह ऐसा धर्म उस समय आया जब ना यहाँ एजुकेशन था और ना ही समाज विकसित था, तो इस धर्म को अपनाते अपनाते कई जनजातियों ने अपनी कल्चर, रिवाज, परंपरा खो दिया है। आज वे कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने इस खोई परंपरा को खोज लाएं, पर उन्हें 100% सफलता तो नहीं मिलेगी। उस बिखरे माला से कई मोतियाँ तो खो ही जाएंगे। नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो भी इसी कल्चरल रिवाइवल की एक कोशिश है। कभी मौका मिले तो अटेंड कीजिएगा। सुना है बहुत मनोरंजक है, जहां नागालैंड के 16-17 जनजातियां एक साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। मैंने भी अभी तक अटेंड नहीं किया, लेकिन मौका मिला तो मैं भी अटेंड जरूर करना चाहूँगा। खैर, हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। हमें उन अच्छी चीज़ों को आगे लेकर जाना है जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे लोगों के हित में है। अब लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने अपनी संस्कृति खो दी है, उनके पास अभी दो ही विकल्प हैं। पहला, अपने रूट में लौट आ जाओ। अगर लोग अपने रूट में लौट कर आ जाते हैं तो खुद से जुड़ी उन संस्कृति, परंपरा और रिवाजों की खोज उनके लिए एक मकसद बन जाता है। सच कहे तो बिना जड़ के पेड़ में फूल तो खिल सकते हैं, लेकिन उन्हें मुरझाते समय भी नहीं लगता। दूसरा विकल्प है, किसी भी धर्म को निभाते हुए भी अपने त्योहारों को ना छोड़ें। अपने नियम, रीति रिवाजों का ख्याल रखें, उनका पालन करें। इससे कम से कम आप अपनी औलाद को ये तो बता पाओगे कि आप कौन हो, आपका जड़ क्या है, वो कौन है और उनका जड़ क्या है। विद नो मेलाइस, मैंने आज भी कई एजुकेटेड लोगों को धर्म के नाम पर अपनी संस्कृति को ठुकराते देखा है। वे ट्राइबल त्योहारों में, अपने त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहते। उन सारी चीज़ों के खिलाफ बात करते हैं जिनको उनके पूर्वजों ने कभी खूब निभाया था और जिसके अस्तित्व के कारण ही आज उनकी पहचान है। ये हमारी परम जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को एक इंटेक्ट सोसाइटी दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला कल हमारी पीढ़ियों के लिए ना घर का ना घाट का बनकर रह जाए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई से वाकिफ़ करवाना है। मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।